और आदि थोड़े बेटा आओ निकालो। निकाल डालो कुछ भी, ये अंदर कर दो। कोई भी जो लेना हो वो ले सकते हैं। ये दे रोक लो, अशोक का शिलालेख। चलो बेटा, हम लोग मौर्यकालीन कला पढ़ रहे थे, याद होगा। मौर्यकालीन कला पढ़ रहे थे, तो मौर्यकालीन कला में हमने तुम लोगों को बताया था क्या कि भाई दो हिस्सा है, एक राजकीय हिस्सा है, एक लोक कला है। ठीक है, राजकीय कला में मौर्यों का महल, इस पे चर्चा हो गई। फिर अशोक का शिलालेख, स्तूप, और लास्ट में गुफा। ये तो महल पे पूरा हो गया था, शिलालेख पे भी लगभग चर्चाएं हो चुकी थी। तो देखो, ये अशोक का शिलालेख है, अच्छे से देख रहे होगे। सबसे पहला चीज क्या है, ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है चीज। ठीक है, और ये पत्थर मथुरा और मिर्जापुर के आसपास के इलाकों से कट के जाता था। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या देखोगे कि ये जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तो ये क्या होते जाता है, इसको कहते हैं तना। ये निचला हिस्सा तना कहलाता है और ये ऊपरी हिस्सा शीर्ष कहलाता है। तो जैसे जैसे आप तना से शीर्ष की ओर जाओगे वैसे वैसे ये इसकी मोटाई कम होते जाती है। और इसके शीर्ष के ऊपरी हिस्से पर ये देखो आवांगमुखी कमल है। क्या है? आवांगमुखी कमल। इट मीन्स उल्टा या अध खिला हुआ कमल है और उसके ऊपर जानवर का मूर्ति है। ठीक है, अब यहां देख लो शेर है, तो अमूमन शेर, हाथी और बैल ये तीन ही का प्रयोग हुआ है, चौथे जानवर का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ मूर्ति जो है वो स्थापत्य के सहायक कला के रूप में विकसित हुआ है। क्या हुआ है? स्थापत्य के सहायक कला के रूप में विकसित हुआ है। और इसमें 3 प्रकार के लिपि, खरोष्ठी, अरमाइक और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो भारत का जो पश्चिमोत्तर हिस्सा है, जिसको अभी आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान कहते हो, वहां पर खरोष्ठी, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है और शेष भारत में जो है वो आपका ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो ये अशोक का क्या है? शिलालेख है। ये आप देख रहे हो सारनाथ वाली अशोक का शिलालेख।
जिसमें ये शेर बने हुए हैं और ये हमारा क्या है, आप बेहतर ढंग से जानते हैं, हमारा राजकीय चिन्ह है। ठीक है, तो ये अशोक के शिलालेख पर चर्चाएं हुई थी। अब हम लोग देखते हैं इनके अशोक कालीन स्तूप। सारनाथ वाली निकालना। ये सारनाथ, ठीक है, और सांची वाली दोनों आना चाहिए ना, ये होगा सांची वाली। अच्छा, सारनाथ वाली ही निकालो। देखो ज्यादा ही बड़ी हो गई। देखो स्तूप, चलो स्तूप देखो। सबसे पहले स्तूप जो है वो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण से जुड़ा हुआ क्या है, प्रतीक। अर्थात भगवान बुद्ध के मृत्यु के उपरांत उनके शरीर का अवशेष या उनके प्रिय वस्तुओं को इसमें रखा जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं, जो भगवान बुद्ध के मृत्यु का क्या है, प्रतीक या महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। ठीक है, अब देखो बौद्ध साहित्य तो ये कहता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। कितना स्तूप बनवाए? 84,000 स्तूप बनवाए। अब इसमें हमारे पास 2 ही स्तूप उपलब्ध है, और एक है आपका जो आप फिगर देख रहे हो सारनाथ का, और दूसरा आपका क्या है, सांची। ये मध्य प्रदेश विदिशा में है। तो ये 2 स्तूप हमारे पास अवशेष के रूप में है। देखो इसमें चबूतरे का निर्माण किया जाता है। ये देख चबूतरा है, और उसके ऊपर जो है गुंबदाकार या कटोरे के आकार का क्या बनाया जाता है, छत ढाला जाता है। ठीक है, और ये जो इसका सबसे ऊपरी हिस्सा है, ठीक है ना, यहीं पर चांदी या सोने या अन्य किसी धातु के का प्रयोग करके यार पूरा लिखा ही हुआ चौपट हो जाता है। ये इमेज सर, यही इमेज कौन सा सर रखा है? यही रखो, यही सारनाथ वाली है। सारनाथ पैन कर लेंगे और कुछ नहीं होगा। ब्लैक नहीं आएगा।
ये भी सही है। समझे? ठीक है, देखो ये जो इसका ऊपरी हिस्सा है, इसी में सोना या चांदी या किसी भी धातु में क्या किया जाता है, भगवान के अवशेष को सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है ये 3 लकड़ी का टुकड़ा होता है और ये जमीन से सटा होता है। तो ये जो हिस्सा है ये हार्मिक कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्मिक। और ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? यष्टि कहलाता है। और इसी के नीचे बौद्ध भिक्षुक बैठ के क्या करते हैं? ध्यान, पूजा, जो आप कह सकते हो वो सारी चीज वो यहाँ पर करते हैं। तो ये स्तूप था किसके काल का? अशोक के काल का। और अब देखो अशोक के काल का क्या गुफा, ये गुफा निकालना, ये जो है ये वाली है अजंता। अजंता नहीं, ये गया जिला का है। गया का बराबर। हाँ, बराबर वाली यही है ना? हाँ, ये कर दो। बड़ी हो गई। देखो ये बिहार में क्या है? गुफा है। इसमें 2 गुफा है। एक अशोक का बनाया हुआ है और एक अशोक के पौत्र दशरथ का बनाया हुआ है। ठीक है, 2 गुफा है। ये बराबर की पहाड़ियों में बनी हुई है। ये देखो ये गुफा है। ठीक है, देख रहे हो पूरी पहाड़ को काट के अंदर में कमरा बनाया गया है और ये आजीवक संप्रदाय को रहने दिया गया था। किसको? आजीवक संप्रदाय, जिसके संस्थापक कौन है? मक्खली गोसाल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस गुफा के अंदर में भी सफेद चमकदार पॉलिश लगाया गया है। सफेद चमकदार पॉलिश का यूज किया गया है और इसमें आज भी आप सफेद चमकदार पॉलिश का प्रभाव देख सकते हो। इसलिए देख सकते हो क्योंकि चूंकि गुफा के अंदर में है तो इस पे कम प्रभाव हुआ है बारिश का, हवा का, पानी का इत्यादि का, लेकिन हुआ है। लेकिन सफेद चमकदार सबसे प्रभावी इसी में दिख रहा है। तो आप देख रहे हो कि अशोक के काल में ये गुफा पहाड़ को काट करके गुफाओं का निर्माण करने की कला विकसित हुई थी। और इसके साथ साथ हमें कई लोक कला के भी क्या हुए हैं? मिले हुए हैं। जैसे पटना से चावर ग्रहणी का और मथुरा, विदिशा, पखरम से यक्ष यक्षनी की तस्वीरें मिली हुई हैं। और ये यक्ष यक्षनी की तस्वीरें ये सब राजकीय संरक्षण में नहीं बल्कि आम आदमियों के द्वारा बनाया गया था। ये धातु का है, धातु को गला के बनाया गया है और साथ ही साथ इसको सांचे में ढाला गया है। क्या किया गया है? सांचे में ढाला गया है। ये मौर्य कालीन कला था, बड़ी महत्वपूर्ण है। ये समझ बीपीएससी में या तो ऑप्शनल में या जीएस में कहीं न कहीं आना है और इसको अब आप लोग लिखोगे। चूंकि इसमें मटेरियल बहुत उपयोगी है कि आपके पास 250-300 शब्द लिखने के लिए चीजें उपलब्ध है या नहीं है। तो समझ गए होंगे, विथ फिगर आपने देखा, समझा। ठीक है, अब आगे आप लोग क्या करोगे? लिखोगे और शीर्षक डाल दोगे मौर्य कालीन कला और
लिखिएगा, मौर्य काल में वास्तुकला की विशेष प्रगति हुई। वास्तुकला की विशेष प्रगति हुई। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाए गए राजमहल का अवशेष पटना के समीप कुम्हरार गांव से प्राप्त होता है। यहां से हमें लगभग 40 स्तंभ प्राप्त होते हैं। यहां से हमें लगभग 40 स्तंभ प्राप्त होता है। यह एकास्म पत्थर को काटकर बनाया गया है। यह एकास्म पत्थर को काटकर बनाया गया है। इसमें लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। इस पर सफेद चमकदार पॉलिश किया गया है। इसके ऊपर लकड़ी के छत को रखा जाता था। जिस पर नक्काशी की जाती थी और उनके ऊपर स्वर्ण चादर बिछाई जाती थी। स्वर्ण चादर बिछाई जाती थी। सबसे पहले इसका साहित्यिक वर्णन सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज ने किया है। जो 15 साल तक पाटलिपुत्र में रहा था। उसने इस राजमहल की तुलना सूसा और एक बतना के राजमहल से किया है। और फाहियान ने इस राजमहल की तुलना देवताओं के स्वर्ग से किया है। पैराग्राफ बदलोगे। अशोक ने अपने धम्म नीति के प्रचार के लिए
शिलालेख का प्रयोग किया। शिलालेख का प्रयोग किया। इस शिलालेख में भी लाल बलुआ पत्थर को काटकर एकाश्म शिलालेख बनाया गया है। अशोक के शिलालेख के लिए चुनार से पत्थर मंगवाया जाता था। इसको 2 भागों में बांटा गया है, तना और शीर्ष। जैसे जैसे तना से शीर्ष की ओर आगे जाते हैं, वैसे वैसे पतला होते जाता है और शीर्ष पर अर्ध खिला हुआ कमल का चित्र बनाया गया है। अर्ध खिला हुआ कमल का चित्र बनाया गया है, जिसके ऊपर मूर्तिकला का प्रयोग हुआ, जिसमें हाथी, बैल और शेर की मूर्तियां रखी जाती थी। बिहार में लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अर्रेराज, रामपुरवा और वसाड़ से शिलालेख पाए गए हैं। इस पर सफेद चमकदार पॉलिश किया गया है। सफेद चमकदार पॉलिश किया गया है। अशोक के शिलालेख में खरोष्टी, अरमाइक एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के शिलालेख में खरोष्टी, अरमाइक एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। पश्चिमोत्तर भारत के शिलालेख में
अरमाइक एवं खरोष्टी अरमाइक एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है, जिस पर ईरानी लिपि का प्रभाव है, जिस पर ईरानी लिपि का प्रभाव है। जबकि शेष भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मी लिपि पर सामी लिपि का प्रभाव है। सामी लिपि का प्रभाव है। पैराग्राफ बदलो। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। चौरासी हजार स्तूप बनवाए, लेकिन अवशेष के रूप में सारनाथ तथा सांची के ही स्तूप प्राप्त होते हैं। लेकिन अवशेष के रूप में सारनाथ तथा सांची के स्तूप प्राप्त होते हैं। स्तूप में भगवान बुद्ध के शारीरिक अवशेष या उनके प्रिय वस्तु को सुरक्षित रखा जाता है। स्तूप भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक माना जाता है। महापरिनिर्वाण का प्रतीक माना जाता है। स्तूप का आकार कटोरे के जैसा अर्धवृत्ताकार होता है। स्तूप का आकार कटोरे के जैसा अर्धवृत्ताकार होता है। ऊपरी हिस्सा समतल होता है। ऊपरी हिस्सा समतल होता है, जिसे हर्मिक कहा जाता है। जिसे हर्मिक कहा जाता है। जिसमें सोने या चांदी के पात्र में बुद्ध के अवशेष को सुरक्षित रखा जाता है। बुद्ध के अवशेष को सुरक्षित रखा जाता है। हर्मिक के ऊपर 3 छतरियां लगी होती है। हर्मिक के ऊपर 3 छतरियां लगी होती है, जो लकड़ी के खंभे में लगा होता है। लकड़ी के खंभे में लगा होता है। इसे यष्टि कहते हैं।
इसे यष्टि कहते हैं। ये इसे क्या कहते हैं? यष्टि कहते हैं। ये तीनों छत्रियां दया, ये तीनों छत्रियां दया, शील एवं क्षमा का प्रतीक माना जाता है। दया, शील एवं क्षमा का प्रतीक माना जाता है। इसी यष्टि के नीचे, इसी यष्टि के नीचे भिक्षुक पूजा तथा ध्यान करते हैं। पूजा एवं ध्यान करते हैं। अब पैराग्राफ बदलोगे। बिहार के गया जिले के नागार्जुनी पहाड़ी में, बिहार के गया जिले के नागार्जुनी पहाड़ी में अशोक और उनके पौत्र दशरथ ने पहाड़ों को काटकर गुफाओं का निर्माण कर आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। इस गुफाओं में भी सफेद चमकदार पॉलिश का प्रयोग किया गया है। सफेद चमकदार पॉलिश का प्रयोग किया गया है। मौर्य युग में कुछ लोक कलाओं का भी अवशेष प्राप्त होता है। कुछ लोक कलाओं का भी अवशेष प्राप्त होता है। पटना के समीप दीदारगंज से चवर ग्रहणी, मथुरा के समीप पखरम एवं मध्य प्रदेश के विदिशा से यक्षिणी के कांसे की मूर्ति प्राप्त होती है। जो कांसे की मूर्ति प्राप्त होती है। चलो ठीक है, ये मौर्यकालीन कला था। अब हम लोग मौर्य काल से बाहर हो जाएं। सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा किया और मौर्यकालीन कला जो है उससे बेहतर ढंग से, क्योंकि भाई ऑप्शनल वाले बच्चे हो, इसका मिनिमम 2 तो उपयोग है ही।